नाजरीन, दुनिया भर में जलील होने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवामी गैज़ व गज़ब से बचने के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया है, क्योंकि नवाज शरीफ जानता है कि जब तक वो लंदन में मौजूद रहेगा तो उसके घर के बाहर पाकिस्तानी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि तमाम धमकियों के बावजूद भी नवाज शरीफ के खिलाफ जनेवा से लेकर लंदन तक हर जगह भरपूर एहतजाज हुआ और रोजाना की बुनियाद पर जलील हो रहा है। ताहम चूंकि पाकिस्तान में उनकी अपनी हुकूमत है और यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लिहाजा नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि वो दुनिया भर में जलील होने की बजाय जब तक अपनी हुकूमत है तब तक पाकिस्तान में रहे। लिहाजा नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ ही पाकिस्तान वापसी का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान रवानगी के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उनका चौआर चौआर के नारों से इस्तकबाल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो लंदन से खूब जलील होकर ही वापस हो रहे हैं। लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखते ही चौआर चौआर के नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें जलील करते रहे, जिस पर नवाज शरीफ अपना गंदा सा मास्क में गंदा सा मुंह छुपाकर आगे बढ़ गया। ये वीडियो देखें जिसमें अवाम की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और चौआर चौआर के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। जी आपके सामने ही है। ये सब, ये जब भी आप आते हैं लोग। नाजरीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के पीछे एक वजह तो अवाम की जानिब से दुनिया भर में होने वाली जलालत है। ताहम कुछ हलकों का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ जनेवा में जिन ताकतों से मिला है उन्होंने इसे कुछ गारंटी भी दी है, जिसकी वजह से अमली सियासत में इसे कुछ किरदार मिल सकता है और इसी वजह से नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहा है और बयान दिया है कि वो हमेशा से अवामी सियासत करता आया है और अवाम के फैसलों पर ही सर तस्लीम खम करता है और कौम ने इसे एक बार फिर चुना है, लिहाजा वो अपनी कौम के दरमियान जाएगा। नवाज शरीफ ने जिस ढिठाई के साथ पक्का सा मुंह बनाकर ये झूठ बोले हैं, इसे देखकर यकीन हो जाता है कि नवाज शरीफ के करीब से भी शर्म और हया नहीं गुजरी, क्योंकि फॉर्म से 47 के जरिए इलेक्शन जीतने वाला किस मुंह से अवामी मर्जी की बात करता है। इसने काजी फाइज जैसा और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अवामी मैंडेट पर डाका डाला है और ये अवामी मर्जी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ ने कभी भी अवामी सियासत नहीं की जिसका ये दावा कर रहा है, बल्कि हमेशा ताकतवरों के तलवे चाट कर इक़्तिदार में आता रहा है और इस वक्त भी बैरूनी ताकतों के जरिए अंदरूनी ताकतों के साथ एक नए मिलाप से अपना सियासी असर और असुक बढ़ाने की जानिब गामजन है। ताकतवरों को इमरान खान का खौफ है, इसलिए नवाज शरीफ को उम्मीद है कि इसकी जगह बन सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत में जगह मकबूल रहनुमाओं की जानिब से ताकतवरों को लाहिक खौफ की वजह से ही बनती है और उसकी मुकम्मल सियासत अवामी नहीं बल्कि इसी जरूरत के तहत तश्कील पाई गई है। जरा माजी में झांके तो आपको ताकतवरों का तर्ज अमल और नवाज शरीफ की सियासत समझ आ जाएगी। दाएं बाजू की जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। इक़्तिदार अफवाज पाकिस्तान ने संभाला था और ये वो जमाना था जब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दाएं और बाएं बाजू की सियासत उरूज पर थी। तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस, ट्रेड यूनियन और तमाम शोबा जिंदगी दाएं और बाएं बाजों में तकसीम थे। दीवारों पर एशिया सब्ज है और एशिया सुर्ख है के नारे दर्ज होते थे। सहाफत, अदब और शायरी में भी यही नजरियात नुमाया थे। फैज अहमद फराज और हबीब जाली बाएं बाजू के नामवर शोरा थे। आलमी सतह पर भी दुनिया सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में तकसीम थी। इस्लामी बलाक जाहिर है आज की तरह ना 3 में था ना 13 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की तगड़ी जमात थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दाएं बाजू के तमाम सियासतदानों और सियासी जमातों को आगे लगाया हुआ था, इसीलिए उन्हें शिकस्त देने के लिए कम व बेश तमाम मजहबी जमातों और दाएं बाजू की दीगर जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद मैदान में उतारा गया। भुट्टो की इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश ने उनको कहीं का न छोड़ा और वो इक़्तिदार से महरूम हो गए। उन्हें मुस्तकिल रहा करने के बारे में सोचा भी गया, मगर उनकी अवामी मकबूलियत उनके लिए मौत का परवाना साबित हुई। बालाखर भुट्टो कत्ल के एक इंतहाई कमजोर मुकदमे में फांसी चढ़ा दिए गए। एक सियासी रहनुमा की सजाए मौत से पैदा होने वाली तलखी आज तक बरकरार है और शायद इसीलिए भुट्टो के बाद किसी सियासी रहनुमा को दोबारा सजा नहीं दी गई। अलबत्ता सियासतदान इससे जायद मौत का बदला परवेज मुशर्रफ को सजा दलवा कर लेना चाहते थे। भुट्टो मरहूम से फरागत के बाद जनरल जिया उल हक को पीपल्स पार्टी का मुकाबला सियासी मैदान में करना था,
लेकिन इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं थे। सूबों में मार्शला एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर तैनात किए गए। पंजाब में गुलाम जिलानी खान को गवर्नर और मार्शला एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। गुलाम जिलानी सुकूत ढाका के बाद भुट्टो के दौर हुकूमत में 16 दिसंबर 1971 के बाद से लेकर 1976 तक ISI के सरबराह रहे। ये वो दौर था जब जुल्फिकार अली भुट्टो शरीफ खानदान के कारखाने नेशनलाइज कर रहे थे, और कम लोगों को मालूम होगा कि मियां शरीफ के गुलाम जिलानी खान से ताल्लुकात उनके गवर्नर बनने से पहले के थे, और नवाज शरीफ का गुलाम जिलानी से मलना मिलाना था। और वो ये भी जानते थे कि शरीफ खानदान में भुट्टो खानदान के बारे में कितना गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा वहीं से मदमन नवाज शरीफ के कंधों पर बैठा मियां शरीफ ने अपने बेटे नवाज शरीफ को गुलाम जिलानी की ताबेदारी में दे दिया। ये वो जमाना था जब नवाज शरीफ ने 1976 में तहरीक इस्तिकलाल को खैरबाद कहा और मुस्लिम लीग को जवाइन किया। शायद उनको ये एडवाइस गुलाम जिलानी ने दी होगी। नवाज शरीफ ने गवर्नर गुलाम जिलानी की काबीना में बतौर वजीर खजाना पावर कॉरिडोर में कदम रखा और जनरल जिया उल हक की जेर क़यादत पंजाब एडवाइजरी बोर्ड के रुकन के तौर पर नवाज शरीफ का 1981 में तकदर किया गया। जनरल जिया चूंकि मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे और मुस्तकबिल में बाईं बाजू को शिकस्त देने के लिए दाएं बाजू का एक मजबूत ब्लॉक खड़ा करना चाहते थे। ये खुसूसियत भी शरीफ फैमिली में मौजूद थी। फिर भुट्टो खानदान से दुश्मनी की कदर मुश्तरक ने भी जनरल जिया और शरीफ खानदान को करीब लाने में सोने पर सुहागे का काम किया। नवाज शरीफ को 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में वजीर आला बनाया गया और दाएं बाजू के सरखील के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने तराश खराश की बेनजीर भुट्टो की 1986 में वापसी और उनके तारीखी इस्तिकबाल ने जनरल जिया को हिलाकर रख दिया। फिर पर्ची नवाज शरीफ के नाम निकली और जनरल जिया की ताकत से जमात इस्लामी और मौलाना समी उल हक की मदद से नवाज शरीफ ने दाएं बाजू की जमातों को इकट्ठा करना शुरू किया और बाईं बाजू के दानिश्वरों, सहाफियों और सियासतदानों को ललकारना शुरू कर दिया। 1988 में जनरल जिया जिनीजो हुकूमत बरतरफ की तो नवाज शरीफ जिया के साथ खड़े रहे और कायम मकाम वजीर आला भी रहे। दोबारा वजीर आला बने और बेनजीर भुट्टो की मरकजी हुकूमत को खूब ललकारा और दाएं बाजू के दानिश्वरों और पावर प्लेयर से खूब दाद वसूल की। मियां शरीफ मरहूम हर पावर प्लेयर से मुलाकात करते और नवाज शरीफ को उनकी ताबेदारी में देते रहे। जनरल जिया उल हक की शहादत के बाद मियां शरीफ ने नवाज शरीफ की खिदमात जनरल हमीद गिल के हवाले की और उन्हें हर तरह की जमानत फराहम की गई। फिर सदर गुलाम इसहाक खान को कहा गया कि नवाज शरीफ को अपना बेटा ही तसव्वुर करें, ये अब के सामने कभी नहीं बोलेगा। 1989 में बेनजीर हुकूमत बरतरफ करवाई गई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और इत्तेहाद जीत गया। वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई को बना था, लेकिन मियां शरीफ के तजर्बे और जोड़ तोड़ ने सब सियासी पंडितों को पछाड़ दिया और वजीर आजम बन गए। फिर पावर प्लेयर गुलाम इसहाक खान को चैलेंज किया और उन्हें भी चलता किया। मोहतरमा के दस्तरा सदर फारूक लगारी से मिलकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को फिर गिराया और दोबारा वजीर आजम बने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, सदर गुलाम इसहाक खान, सदर फारूक लगारी, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, जनरल आसिफ नवाज जिंजुआ और जरदारी से मुठभेड़ में ताकतवर पावर प्लेयर्स ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। इस दौरान नवाज शरीफ ने बाईं बाजू के दानिश्वरों, सहाफियों, नजम सेठी और दीगर के खिलाफ बगावत और मुक्त दुश्मनी के मुकदमात दर्ज करवाए और पावर प्लेयर्स के साथ साथ दाएं बाजू के दानिश्वरों की आंखों का तारा बने रहे। फिर एक दिन नवाज शरीफ ने अपने ही तराशने वाले पावर प्लेयर्स को चैलेंज किया और जनरल जहांगीर करामत को घर भेज दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया। फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। जनरल मुशर्रफ को चैलेंज करने के बाद नवाज शरीफ ने दाएं बाजू का लिबादा उतार दिया और इससे पहले जमात इस्लामी और मौलाना समी उल हक से पीछा छुड़ाया, जेल हुई। फिर एक समझौता किया और 10 साल के लिए जदा चले गए। सरवर पहले से लंदन पहुंचे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को चैलेंज किया। वतन वापस आए, आलमी ग्रेंटर आए और उन्हें वापस ले गए। किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि नवाज शरीफ दोबारा इक्तदार में आएंगे, मगर ये मौजिज़ा भी जनरल मुशर्रफ के दौर इक्तदार में ही हुआ और वो तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इस बार वो दाएं बाजू के साथ साथ बाईं बाजू के भी रहनुमा बनकर मैदान में उतरे और लिबरल और बाईं बाजू के दानिश्वरों के हीरो बन गए। माजी के दुश्मन नजम सेठी, आसमा जहांगीर वगैरह को राम किया और उनके इत्तेहादी ठहरे पीपी से वो पहले ही मिसाक जमहूरियत करके बज़ाहिर जंग बंदी कर चुके थे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने मेमोगेट में जरदारी को भी मुआफ नहीं किया और खामोशी से जाली बैंक अकाउंट केस की बुनियाद भी रख दी। नजरियाती तौर पर आग और पानी, आसमा जहांगीर, नजम सेठी और मुजीब अर रहमान शामी साहिब को एक ही घाट से पानी पिलाया। इसके बाद दोबारा ताकतवरों से हाथ मिला लिया और यूं मुशर्रफ को अपनी हुकूमत में मुख से भागने में इसकी सहूलत की और अपना पुराना बियनिया छोड़कर पॉलिश करने में लग गए। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।